हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्टूडेंट्स कंसेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। सो दोस्तों, हमारी जो ये कंसेप्चुअल सीरीज है, इसमें आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर जब ये स्टैटिस्टिक्स है तो फिर ये कंसेप्चुअल कैसे हुआ? तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि स्टैट्स मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर में डेटा होता है, उसको रटने की बजाय आप कैसे याद कर सकते हैं, कैसे आपको हमेशा वो चीज ध्यान रहेगी और आपको डाउट नहीं होगा। डेटा अगर चेंज भी होगा तब भी वो आपको याद रहेगा। मैं आपको बताऊंगा आज कैसे। तो मतलब उसके लिए वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हालांकि हमने कुछ चीजें पहले भी डिस्कस की हैं, बट मैं आज आपको कुछ चीजें बहुत प्रिसाइजली बताऊंगा और हम शॉर्ट में चीजें समझेंगे, फिर इसके पार्ट में इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। सो एग्रीकल्चर स्टैट से आज हम शुरुआत करेंगे। आप सभी को पता है बहुत सारी चीजें होती हैं स्टैटिस्टिक्स में, एग्रीकल्चर की ग्रोथ से लेके हर एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में। अगर हम देखें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा 1960 से आज कहां पहुंच चुका है, या फिर जो पर्टिकुलर क्रॉप है जैसे गेहूं है, गेहूं की उत्पादकता 1960 में कितनी थी, आज कितनी हो गई है। सिमिलरली राइस का प्रोडक्शन तब कितना था, आज कितना है, फर्टिलाइजर कंजम्पशन कितना है, इरिगेशन का परसेंटेज कितना है। बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं, मतलब जितनी चीजें उतने स्टैटिस्टिक्स। कुछ कुछ चीजों से हम शुरुआत करेंगे और इसके एपिसोड्स हमारे आगे भी आते रहेंगे, तो आप उसमें काफी कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने करनी है। अल्टीमेटली फायदा क्या होता है इतना स्टैटिस्टिक्स जानने से? उससे हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर की क्या ग्रोथ है हमारी कंट्री में, और सबसे बड़ी बात होती है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एग्रीकल्चर सेक्टर में होती हैं। आपको मैं यहाँ पे इनिशियली बता दूं, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर होता है इकोनॉमी का। मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज, अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो अपनी रॉ मटेरियल की डिमांड के लिए एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पे ही डिपेंडेंट होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है स्पेसिफिकली इंडिया के कंटेक्स्ट में, क्योंकि हमारी लगभग 60% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होने के साथ साथ जो लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है वो भी एग्रीकल्चर ही है। तो इसलिए हमारे लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अल्टीमेटली क्या है, प्रॉस्पेरिटी किसकी, एग्रीकल्चर की। सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। सो वेलकम टू आई एग्जाम बी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके किसी भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के लिए आप हमें कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन, देन उसके बाद स्टेट वाइज रैंकिंग देखेंगे और एमएसपी को थोड़ा सा समझेंगे। अब जैसे ही हम एग्रीकल्चर स्टैट्स की बात शुरू करते हैं या डेटा की बात शुरू करते हैं, वैसे डेटा हमारे सामने आ जाता है। अब इसको देख के जिसका पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन भी होगा ना, वो भी हो जाएगा कि कितने जो डेटा मैं याद करूं, ये 104 याद रखूं कि 130 रखूं कि 149 याद रखूं। और अगर मैंने पता चला कि पैडी, व्हीट और टोटल फूड ग्रेन याद किया था, पता चला कि टोटल ऑयल सीड पूछ लिया गया, क्योंकि लास्ट ईयर पूछा भी गया था, इस बार भी आपने देखा वेरियस क्रॉप्स को पूछा गया। अब कैसे चीजों को याद रखना है ये मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। देन दूसरा, पहले तो एक तो डेटा हो गया, फिर आता है दूसरा कि कौन सी क्रॉप किस स्टेट में सबसे ज्यादा ग्रो होती है, जैसे राइस, व्हीट, मेज। अब ऐसे देखने से तो सारा का सारा कंफ्यूजन हो ही जाएगा। राइस को आप अगर ऐसे याद कर भी लेंगे, वेस्ट बंगाल, यूपी, देन पंजाब, इतने सारे पढ़ने तक वो सारा का सारा फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये वाला डेटा कैसे? अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ऐसे लिखें, है ना, परसेंटेज भी लिखा है, प्रोपोर्शन भी लिखा है, सारे कुछ लिखिए, बट कैसे इसको याद करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, बट कैसे आपको समझना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही आज का हमारा मकसद भी है। 3 लार्जेस्ट व्हीट ग्रोइंग स्टेट्स इन आवर कंट्री। सबसे पहले आप देखिए कि हमारी कंट्री में व्हीट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां होता है। इंडिया का ये मैप है। अब आप देखिए कि 3 मेजर स्टेट्स हैं, और हमको जनरली क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हमको बिल्कुल पता नहीं है, हमसे लार्जेस्ट स्टेट पूछेंगे तो हम केरला बोल देंगे, ऐसा नहीं होता है। हमको जनरली कंफ्यूजन हो जाता है, यूपी है कि एमपी है, पंजाब है कि हरियाणा है। ओके, तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके पीछे, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए 3 स्टेट है, यूपी है, एमपी है, पंजाब है। अब सबसे पहले तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है, व्हीट कौन से सीजन की क्रॉप है? व्हीट रबी सीजन की क्रॉप है। इरिगेशन की रिक्वायरमेंट इसको होती है। बहुत ज्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि फ्लडिंग नहीं चाहिए, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा पानी चाहिए तभी ग्रो हो पाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारा ड्राई वाला एरिया, ड्राईलैंड फार्मिंग वाला एरिया है, वहां भी व्हीट अच्छा ग्रो होता है। दूसरी चीज है, अब आप सबसे पहले देखेंगे यूपी में भी व्हीट ग्रो होता है, एमपी में भी, पंजाब में भी। पंजाब की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब पर जो एकड़ है या हेक्टेयर है वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है। बट अगर आप देखेंगे पंजाब तो बहुत छोटा सा स्टेट है, वहीं अगर थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी कम है, बट यूपी एरिया बहुत बड़ा है।
अब आप कहेंगे सर एरिया तो एमपी का भी बड़ा है, तो एरिया तो एमपी का भी बड़ा है, सीधी सी बात है, बट सेम टाइम यहाँ पे जो इरिगेशन है वो एश्योर्ड है और इरिगेशन हर जगह अवेलेबल है यूपी में, जबकि एमपी में इरिगेशन हर जगह अवेलेबल नहीं है। अभी हमने बात की ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, बट एरिया ज्यादा है तो वीट ग्रो हो सकता है, प्रोडक्शन ज्यादा कहाँ होगा, यूपी में। तो दो तीन चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है वीट के केस में, क्योंकि वीट यहाँ लगभग ऊपर के सारे ही पार्ट में ग्रो होता है। पंजाब और हरियाणा में डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, बट स्टेट का एरिया कैसा है, कम है। यूपी का एरिया ज्यादा है, इरिगेशन की भी कोई कमी नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश से भी ऊपर है। ओके, ये किसकी बात थी, वीट की। सबसे पहले हमने क्या समझा कि वीट किस सीजन की क्रॉप है, वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट है। फिर हमने कंपैरिजन किया कि हमें कंफ्यूजन किस किस स्टेट में होता है, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, एमपी में। तो पंजाब में, हरियाणा में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, बट एरिया कहां ज्यादा है, यूपी में। यूपी और एमपी में आप कहोगे कि दोनों में तो बराबर एरिया है, या फिर एमपी में ज्यादा एरिया है। अगेन जो फैसिलिटीज है, इनपुट रिक्वायरमेंट है, इरिगेशन है, वो ज्यादा कहां है, यूपी में है। ओके, अभी आप बाकी क्रॉप्स के लिए देखते हैं। पैडी के लिए देखेंगे। अब आप कहेंगे सर अभी आपने कहा था एरिया ज्यादा है, कहां, यूपी में, फिर वेस्ट बंगाल ज्यादा पहले कैसे हो गया, पंजाब चलो ठीक है थर्ड नंबर पे है, छोटा एरिया है, हम समझ गए। यूपी में एरिया ज्यादा है, वेस्ट बंगाल में भी एरिया ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा दोनों के प्रोडक्शन में डिफरेंस है ही नहीं अगर आप देखेंगे तो। बट जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पे 2 से 3 सीजन में क्रॉप को ग्रो किया जाता है। हमने वीट के केस में सबसे पहला कंपोनेंट देखा था कि किस सीजन की क्रॉप है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी है, वही रूल यहाँ पे लगाइए। किस सीजन की क्रॉप है, खरीफ सीजन की क्रॉप है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट कितनी है, ज्यादा है। इरिगेशन फैसिलिटी वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा है, पानी पानी, यूपी में भी कोई कमी नहीं है, इंडो गैंगटिक प्लेन है, एक्विफर भी बहुत हाई है, पंजाब में भी कोई कमी नहीं, नदियां हैं और एक्विफर हाई है। फिर से वही कंसेप्ट, एरिया यहां ज्यादा है, वेस्ट बंगाल में एरिया कम है, बट वेस्ट बंगाल में एरिया डबल या ट्रिपल हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे खरीफ, रबी, जायद तीनों सीजन में भी क्रॉप ग्रो कर दिए जाते हैं, एटलीस्ट 2 सीजन में तो की जाती है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वेस्ट बंगाल में 16.65 है, उत्तर प्रदेश में 15.66 है। शेयर भी आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल का 13.62% है, यूपी का 12.81% है। रीजन क्या है, वेस्ट बंगाल में एक से ज्यादा सीजन में क्रॉप ग्रो की जाती है। तो अब आप इसको आई थिंक नहीं भूलेंगे। बाकी पंजाब तो स्टेट छोटा है, इसलिए वहां का एरिया कम रहता है, प्रोडक्टिविटी ऑल्दो ज्यादा है। ओके, अब ये जो भी डेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, ये जो लेटेस्ट जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स है इंडिया की, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स, उसके डेटा के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ हमने बनाया हुआ है। देन अब आते हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में पहले तो कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में पैडी, वीट, सीरियल्स एंड पल्सेस, ये हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन में आते हैं। इसको मिला के सारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन बनता है। ओके, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में अभी हमने देखा यूपी की रैंक वीट में फर्स्ट है, पैडी में सेकंड है। ओके, और हमने देखा कि पैडी में भले ही सेकंड है बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और हमारी जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है टोटल, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, पैडी एंड वीट का। तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 पे कौन होगा, यूपी। देन सेकंड में, क्योंकि वीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसमें है, एमपी में। एंड एक और रीजन है, अभी आगे पढ़ेंगे, पल्स प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां होता है, एमपी में, इसलिए एमपी सेकंड नंबर पे और पंजाब थर्ड नंबर पे। आप देखिए पंजाब छोटा स्टेट है, बट प्रोडक्टिविटी की वजह से उसने अपनी रैंक काफी अच्छी बनाई हुई है। यूपी के पास तो एरिया भी है, लोग भी हैं काम करने वाले, और उसके साथ साथ इनपुट्स भी हैं, तो ये सबसे अच्छी बात यूपी के साथ है। देन पल्स प्रोडक्शन में आते हैं। पल्स प्रोडक्शन में एमपी फर्स्ट है। अगेन वही चीज, नियम फिर से लगाते हैं। पल्सेस किस सीजन की क्रॉप है, पल्सेस दोनों सीजन की क्रॉप है, रबी की भी, खरीफ की भी। इरिगेशन रिक्वायरमेंट बहुत कम है। अब आप देखिए यहाँ ये वाला जितना भी एरिया है, यहाँ पे तो बहुत अच्छा इरिगेशन है, तो यहाँ पे फार्मर क्यों पल्स लगाएगा, क्योंकि पल्स में क्या होता है कि एक तो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, बट इंसेक्ट इंसिडेंस बहुत ज्यादा होता है और प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होती है, प्रोडक्शन उतना नहीं होता है। तो एमपी में तो बेचारे फार्मर के पास ज्यादा ऑप्शन होते ही नहीं, क्योंकि पानी ही नहीं है पहले तो पानी कम है, तो वो कौन सी क्रॉप लगाएगा जिसमें वाटर रिक्वायरमेंट कम है, और एरिया ज्यादा है, इसलिए एमपी में पल्स प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। देन राजस्थान की कंडीशन तो और ज्यादा बुरी है, ये ड्राईलैंड है तो ये ड्राई फार्मिंग का एरिया है। देन थर्ड आता है महाराष्ट्र। ओके, तो पल्स प्रोडक्शन में सबसे पहले कौन है, मध्य प्रदेश। इसीलिए टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में देखते हैं तो मध्य प्रदेश की रैंक भी क्या होती है, सेकंड होती है। देन टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन में आते हैं। ऑयल सीड प्रोडक्शन में अब आप देखेंगे, ऑयल सीड प्रोडक्शन में फिर से हम उसी रूल पे आते हैं, रबी सीजन की क्रॉप है, वाटर रिक्वायरमेंट फिर से कम है, तो कहां होगा, राजस्थान में।
फिर गुजरात में एंड देन मध्य प्रदेश में। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। हालांकि एक रीजन मैं आपको और बता दूं, अब आपने ये देखा पल्स और जो ऑयल सीड्स हैं वो कहाँ पे है, इन 3 स्टेट्स में। इन स्टेट्स में आपने देखा क्या है, व्हीट एंड पैडी है। इसके लिए एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल ग्रीन रेवोल्यूशन को भी माना जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो ओरिजिन था वो नॉर्थ सेंटर्ड रहा, इसलिए यही एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, यहाँ पे एग्रीकल्चर उतना डेवलप नहीं हुआ। बट सेम टाइम क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन था ही हाई इनपुट एफिशिएंसी की वजह से, तो यहाँ पे इनपुट्स की अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी। अब आते हैं शुगर केन में। शुगर केन में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिस समय हम लोगों ने एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया था उस टाइम पे महाराष्ट्र की रैंक फर्स्ट हुआ करती थी, बट अभी आज के टाइम पे यूपी फर्स्ट हो चुका है, महाराष्ट्र सेकंड है। रीजन क्या है, वाटर की अनअवेलेबिलिटी या फिर लिमिटेशन इन इरिगेशन। तो उसकी वजह से यूपी हमारा फर्स्ट है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है, कर्नाटका थर्ड नंबर पे। तो इस टाइप से आपको ये चीजें याद रखनी है। कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट में आप देखेंगे तो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट में अगेन अभी महाराष्ट्र है, बीच में एक टाइम गुजरात हो गया था, बट अगेन अभी फिर से महाराष्ट्र हाई फर्स्ट पोजीशन पे है, देन गुजरात एंड देन तेलंगाना। इसमें भी कंसेप्ट आप वही यूज कर सकते हैं कि पहले तो कौन सी सीजन की क्रॉप है, फिर इरिगेशन रिक्वायरमेंट। हालांकि आप देखेंगे कॉटन का एरिया बहुत जगह बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा डिस्कस इसको हमने जीएम वाली वीडियो में भी किया था, इसमें हमने जीएम मस्टर्ड डिस्कस किया हुआ था। सो ये चीज थी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड थी। स्टेट वाइज रैंकिंग को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, या फिर कोई आप अपना याद करने के लिए हम कुछ ट्रिक्स बनाते हैं ना, वो भी बना सकते हैं। बट ट्रिक्स बनाने से ज्यादा बेटर है कि अगर आपकी एक बार ऐसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई ना, तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि हमें नहीं पता होता है, हमें पता होता है बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कॉटन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि महाराष्ट्र है कि गुजरात है, शुगर केन में ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। होता भी क्या है कंफ्यूजन कि हम लोग बुक से अगर पढ़ते हैं तो बुक्स का पब्लिकेशन पुराना रहता है और उसमें पुराना डेटा कोट होता है, तो इसलिए कंफ्यूजन होता है। और एग्रीकल्चर में आपको पता है डेटा बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। अब आते हैं हम एमएसपी की तरफ। ये जो एमएसपी है ये 2022-23 के लिए, मतलब जो क्रॉप अभी हार्वेस्ट हुई है और जो मार्केटिंग सीजन चल रहा है उसके लिए जो एमएसपी फिक्स किया गया पैडी के लिए वो 2040 रुपीज किया गया। लास्ट टाइम ये 1940 था, तो इसमें 100 रुपीज का इस बार इंक्रीज किया गया है। A2+FL मेथड से ये कैलकुलेट होता है। सिमिलरली ये रबी के लिए है, वीट के लिए 2125 इस बार किया गया, 110 रुपए का इसमें इंक्रीज है। और ये रबी क्रॉप्स 2022-23 मतलब जो अभी सोइंग की जाएगी और बेची कब जाएगी, रबी मार्केटिंग सीजन 2023 एंड 24, क्योंकि मार्च के बाद ये फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है। तो इस टाइप से आपको चीजों को ध्यान रखना है। अब ये आता है, देखिए हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशंस की, हमारा ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है, परसेंटेज ऑफ क्रॉप्स कितनी है, नेट सोन एरिया कितना है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, ये सारा डेटा भी हमारे सामने हमेशा रहता ही है। बट अगेन यहाँ पे क्या होता है कि कभी भी आप ऐसी चीजों को पढ़ो रादर देन कि ऐसे टेबल में सारी चीजें लिख दी जाए, इतनी सारी चीजें, तो वो याद नहीं होती हैं। अगर आप एग्री इन्फोग्राफिक्स का इसमें यूज करते हैं तो आपको चीजें याद होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, अब ये सारे प्रोडक्शन डेटा ऐसे लिखे हैं तो मैं तो देख के ही कंफ्यूज हो जाऊं, याद करना तो दूर की बात है। तो एग्री इन्फोग्राफिक्स में काफी हेल्प करते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट्स जो है, PIB है चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, वो सारा डेटा प्रोवाइड करती हैं। तो उससे क्या होता है, डेटा ऑथेंटिक होता है। हम इस डेटा के बेसिस पे आपको एग्री इन्फोग्राफिक्स रेगुलरली प्रोवाइड करते रहते हैं, हमारे एग्री यूट्यूब चैनल पे भी, एग्री भी टेलीग्राम चैनल पे भी और हमारे कोर्सेज में भी। अब आप देखेंगे इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ग्लोबली। अगर हम सेकंड है तो फिर फर्स्ट कौन है, क्वेश्चन यही आता है और इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आई होप ये सबको पता ही होगा। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा कंपैरिजन दिया हुआ है। राइस का प्रोडक्शन है लाख टन में, 370 लाख टन होता था 1963-64 ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, और आज देखिए ये 1302 है। इसको अगर ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट भी आपको समझना है ना, तो आप यहीं पे देख सकते हैं कि 370 से लगभग 4-5 साल में ही ये 422 हो गया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसी ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रही है प्रोडक्शन में। वहीं बात अगर प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जहां 1964-65 में केजी पर हेक्टेयर में ये दिया है 1078 हम लोग प्रोड्यूस करते थे। ये क्या है, यील्ड ऑफ राइस केजी पर हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर में इतना ग्रो होता था। तो अभी आज के टाइम पे आप देखेंगे तो ये कितना है 2713। तो अगेन इसमें आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इंक्रीज इसमें हो चुका है। और ये क्या चीज है, हमारी यील्ड है पैडी की। देन व्हीट में भी अगर आप देखेंगे 98.5 लाख टन हम प्रोड्यूस करते थे और अभी हम कितना कर रहे हैं 1068.4। मतलब ये तो आप देखेंगे कि अगर आप इसको 100 मानते तो 10 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। कितने डिकेड्स में, ये भी आप देख सकते हैं। 4-fold इंडियाज पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ
व्हीट, तो ये भी देखिए कहां से कहां पहुंच चुकी है। अगेन बात आती है कि वर्ल्ड सिनेरियो में हमारी हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट के, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फर्स्ट कौन सी कंट्री है। ओके, अभी हमने स्टेट वाइज देखा था, तो यहां से आपको ये भी अगर आप डेटा ध्यान रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल में भी किसका है। इंडिया इज द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। शुगर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ये याद रखिएगा, शुगर केन नहीं लिखा है, शुगर केन अभी भी ब्राजील पैदा कर रहा है, शुगर कौन कर रहा है, इंडिया। तो ये 11 फोल्ड ग्रोथ है जो 1960-61 में 30 थी और अभी कितनी है 391। तो ये हम लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर भी है, शुगर प्रोड्यूसर नॉट शुगर केन, ये भी ध्यान रखना है। देन राइज इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इन इंडिया इन लास्ट 6 डिकेड्स, तो आप देखेंगे फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन 1960-61 में कितना कम होता था, अभी इतना ज्यादा हुआ है। बट अगेन फिर भी चाहे हम कितना ही फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करें, अभी भी हम इंपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। डीएपी आप जानते ही हैं सब, हमको इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इसीलिए गवर्नमेंट नैनो यूरिया या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो रही है, सो दैट यहाँ से जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वो सस्टेनेबिलिटी भी है, क्लाइमेट चेंज भी है, ये सारी चीजें हम एक साथ साध सकेंगे। पर कैपिटा एबिलिटी ऑफ एडिबल ऑयल सीड्स हमारे लिए है ना, जीएम मस्टर्ड इसीलिए इतना बड़ा, क्योंकि हम ऑयल सीड में प्रोड्यूस तो बहुत ज्यादा करते हैं बट हमारी रिक्वायरमेंट जो हमारा कंजम्पशन है वो भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको इंपोर्ट्स पे निर्भर रहना पड़ता है और ये इंपोर्ट्स कम हो सकें इसलिए गवर्नमेंट इस पे स्पेसिफिक काम कर रही है, पल्सेस पे और ऑयल सीड्स पे। तो ये था आज का हमारा पार्ट 1, इसमें आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आप अपने फीडबैक में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आपको अगर अच्छा लगा तो हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, ये तो केवल एक एस्पेक्ट है। एग्रीकल्चर में जितनी चीज उतनी ज्यादा स्टैट्स, फर्टिलाइजर का भी स्टैटिस्टिक्स है, इरिगेशन का भी स्टैटिस्टिक्स है, अभी सीड्स का भी स्टैटिस्टिक्स, हर चीज का स्टैटिस्टिक्स है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ का स्टैटिस्टिक्स है। तो हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए चीजें आसान बन सके। तो आप मुझे फीडबैक में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए कि एमएसपी इज अनाउंस फॉर हाउ मेनी क्रॉप्स, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, जबकि हमने कई बार क्लियर किया है। व्हाट इज द नेम ऑफ रिवोल्यूशन फॉर द ऑयल सीड्स क्रॉप, ऑयल सीड्स के लिए कौन सी रिवोल्यूशन है या क्या नेम है उस रेवोल्यूशन का, ये भी बताइएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जितने मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे जरूर बताइएगा। इससे पहले के जितने भी कंसेप्चुअल वीडियोस हैं आप जरूर देखिए, आपके कंसेप्ट डेफिनेटली बनेंगे। और मैंने आपको बोला है ना कि जिस समय आप पढ़ते हैं कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, वन लाइनर या रटने पे ध्यान मत दीजिए। एक बार चीजें समझ जाएंगे ना तो रटना भी आसान हो जाएगा। देखिए रटना तो पड़ता ही है कहीं ना कहीं पे, बट अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग वो रहेगी। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, so that कि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।